हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो होप यू ऑल आर वेल। सो बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रिसिटी, 10th क्लास का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ओके, नाउ आज जो हम करेंगे उसी चैप्टर को एक बार फटाफट दौड़ते भागते रिवीजन करते हैं। ओके, एक क्विक रिवीजन लेते हैं, समरी देखते हैं व्हाट वी हैव लर्नड इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ओके, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू each and every point again but in a short. Okay, तो हम लोग आज पढ़ेंगे समरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्विक रिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल डू टुडे। फाइन। तो बच्चा, हमारा इस चैप्टर का सबसे बेसिक और सबसे पहला पॉइंट था दैट इज चार्ज। आपको हर एक पॉइंट के साथ जितने पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं यही हमारे पूरे के पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, और इससे आगे हमें क्या क्या चीजें मिलनी है दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। जस्ट हैव अ लुक एंड केयरफुली, ढंग से समझना है। होप इस टाइम पे अब आपके स्कूल में भी आपका ये चैप्टर, इन जनरल स्कूल में यही चैप्टर सबसे पहले कराया जाता है 10th क्लास को। एंड अगर ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है तो अब स्कूल में टेस्ट भी होंगे, तो टेस्ट है तो रिवीजन तो चाहिए, राइट? जस्ट after all the lectures just go through this lecture and do more and more and more and more and more questions, जितने भी आप कर सकते हैं। जितने questions करोगे बेटा उतना ज़्यादा concepts clear होते जाएंगे, ठीक है? न्यूमेरिकल्स करने हैं, जितने न्यूमेरिकल ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा concept clear होंगे। क्योंकि अभी देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बेटा यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर अ होल ईयर, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। ईजिली आप लोग अलग अलग तीनों सब्जेक्ट को अगर आप एक सफिशिएंट टाइम दें, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, अगर आप मान के चलें कि ऑल्टरनेटिवली भी अगर आप दे रहे हैं तो ईजिली यू कैन कवर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ओके, बेसिकली इट्स योर सिंगल सब्जेक्ट, बट देखें तो इंडिविजुअल हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स बनते हैं इसके, राइट? चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज समरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और रिविजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर दैट इज चार्ज। चार्ज किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? स्मॉल क्यू से हम इन जनरल इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसी बात नहीं है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस चार्ज? यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? और चार्ज क्या है? किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्स देता है, राइट? एंड व्हाट इज द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज? अब एलिमेंट्री चार्ज के क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एलिमेंट्री चार्ज को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड द वैल्यू इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ओके, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन चार्ज फ्लोज? चार्ज कैसे कैसे चार्ज होते हैं भाई हमारे पास? पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो जब चार्ज हमारा फ्लो करता है तब हमें क्या मिलता है? तब हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो करता है तब हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। तो एलिमेंट्री चार्ज का वैल्यू याद रख लो, एलिमेंट्री चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है? उसके बाद चार्ज पे कई बार टोटल चार्ज निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, Q इज इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, Q इज इक्वल टू एन ई। ये आपको मैंने बताया भी था, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है? चार्ज कैसे क्वांटाइजेशन का ये हमारा फॉर्मूला है। व्हाट इज दिस एन? एन इज नंबर ऑफ चार्ज, E is elementary charge and Q is total charge on a body, ठीक है? तो इस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ओके, सो दिस वाज अबाउट बेसिक अबाउट चार्ज। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन चार्ज फ्लोज? जब चार्ज फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं वन बाय वन, क्योंकि पूरी की पूरी यूनिट हमारी करंट से जुड़ी हुई है। पूरी की पूरी यूनिट किससे जुड़ी है भाई? करंट से जुड़ी है। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ओके, तो इलेक्ट्रिक करंट, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, दैट विल यूजुअली वी यूज दिस वर्ड, ठीक है? तो इसमें हमारे पास आप कई बार देखेंगे बुक्स में हमारे पास लिखा होता है कन्वेंशनल करंट, लिखा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर दिस थिंग, एंड डायरेक्शन ऑफ दीज टू करंट्स आर ऑपोजिट। अगर ये हमारा कन्वेंशनल मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन वाले पॉजिटिव वाले चार्ज पार्टिकल्स हैं तो ये हमारा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉनिक करंट है। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट हुआ, ये कन्वेंशनल करंट हुआ। दोनों में डिफरेंस समझ में आया?
कन्वेंशनल होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की वजह से जो करंट है, एंड इलेक्ट्रॉनिक होता है नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो करंट है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट, एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल बोथ आर ऑपोजिट। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट, इसकी बात कर रही हूं। यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, ओके। एंड करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जरा आप थोड़ा सा नीचे इसके बारे में लिखते हैं। करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, आई होता है Q अपॉन टी, Q की यूनिट होती है कूलम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो हमारे पास करंट की यूनिट बन गई कूलम सेकेंड इनवर्स, और इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है एम्पियर, ओके। नाउ हाउ यू विल डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड में, ये भी 1 ये भी 1, जब 1 कूलम चार्ज फ्लो हो 1 सेकेंड में तो उसे बोला जाता है 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड एम्पियर, ओके, दैट इज 1 एम्पियर। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द बेसिक अबाउट द करंट। नाउ टेल मी वन थिंग, करंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का, किस डिवाइस का यूज किया जाता है, इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों एमीटर का, और जो एमीटर होता है, एमीटर जो होता है वो सर्किट में सीरीज में लगता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, आंसर क्या करोगे, क्योंकि एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, अगर हम उसको सीरीज में लगा देते हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, इसको अपना वर्ड्स में, अपनी बुकिश लैंग्वेज में लिखना, इसका जस्ट इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए क्या होता है। अगर हम इसको सीरीज में लगाएंगे किसी एक सर्किट के अंदर, सपोज चलिए 1 मिनट आपको बताते हैं, अभी सीरीज पैरेलल बना के बताते हैं। तो एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ और इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लो रिप्रेजेंटेशन, करंट का फ्लो कैसे दिखाया जाता है, करंट का फ्लो दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, फॉर एग्जाम्पल रेजिस्टेंस, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आप बल्ब लगा सकते हो, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में आप सेल लगा लीजिए, आप की लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स का हम यूज करेंगे, ठीक है, कंडक्टिंग वायर्स हम जो यूज करते हैं इसमें। तो ये चीजें जब मिला करके जोड़ दी जाती हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं, ठीक है। जब बैटरी को ऑन किया जाए, सेल को ऑन किया जाए, तब हमारा करंट उसमें से फ्लो करना शुरू होता है। यहाँ पर सर्किट को देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट में समझा रही हूँ। यहाँ पर सपोज मैंने एक सेल लगाया या बैटरी लगाई, सपोज दिस इज बैटरी, ओके। सेल होता है 2 लाइन लगाना, दिस इज सेल, और अगर ये हम 3-4 लाइन मतलब आगे जब नंबर्स एक कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं सेल, ठीक है। और इसी को जब हम मल्टीपल पेयर्स बना देते हैं तो उसे हम बैटरी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सपोज हमारा ये क्या हो गया भाई, रेजिस्टेंस के साथ अभी मैंने आपको बताया कि हम जो एमीटर लगाते हैं किस में लगाते हैं, एमीटर लगाते हैं सीरीज में, हमने एमीटर लगा दी, ये सीरीज में, और यहाँ मैंने एक लगाया बल्ब, ठीक है, और यहाँ मैंने लगाई की। जैसे ही हम यहाँ से इसको क्लोज करेंगे तब हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये कर दिया हमने करंट, जैसे हमने इसको क्लोज किया मतलब ये दोनों हमारे मिल गए आपस में, हमारा करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो जब करंट फ्लो करेगा, और तब हमारे पास एक चीज ध्यान रखिए, एमीटर हमारा सीरीज में लगा होगा। एमीटर सीरीज में अब क्यों लगता है, यहाँ पर सुनिए, एमीटर सीरीज में इसलिए लगाते हैं क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस होता है कम। एमीटर का अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो इसके अक्रॉस कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। वोल्टेज पे भी अभी आ रहे हैं, वापस हम घूम के इधर ही पहुंच रहे हैं। तो वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, अगर थोड़ा बहुत होगा भी तो इतना नहीं होगा कि वो सर्किट को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारा जितना करंट हमने यहाँ से भेजा तो हमें पूरा का पूरा करंट यहाँ पर मिल जाएगा, कि जितना भी हमारा करंट है। इज दैट क्लियर? जितना भी करंट हम यहाँ से भेज रहे हैं उतना करंट हमें यहाँ एमीटर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसका खुद का रेजिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। ये इस तरह से इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिक सर्किट। चलिए अब हम अगला टॉपिक पे आते हैं। एमीटर समझ में आ गया। एमीटर क्या होता है? एमीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। और एमीटर को हम कैसे लगाते हैं? एमीटर को सर्किट के अंदर सीरीज में लगाया जाता है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए जी, अब
अब वापस हम इस वाले पोर्शन पे आते हैं, एक बार वापस पहुंचेंगे उधर बाद में। अब आ जाते हैं हम यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? द रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमें किससे मिलता है? बैटरी से। बैटरी नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज नहीं मिलेगी, वोल्टेज नहीं मिलेगी तो करंट कहां से आएगा? ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली work done to carry, work done to bring a one charge या unit charge from one point to other point, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीज आपको बता चुके हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W/Q, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? वर्क की होती है जूल और चार्ज की होती है कूलम, तो यूनिट बन गई हमारी जूल कूलम इनवर्स, और जो स्टैंडर्ड यूनिट उसकी होती है इसी को हम लिखते हैं वोल्ट। क्या लिखा जाता है इसे? वोल्ट लिखा जाता है, वोल्ट। समझ में आ गई बात? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होगा आपके पास न्यूमेरिकल्स के अंदर। ठीक है, V इज इक्वल टू W/Q, W की यूनिट होगी जूल, ये हुआ। अब अगर मान लो आपसे पूछा जाए 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, when 1 joule work is done, when 1 joule work is done, 1 joule work is done to bring 1 coulomb charge from one point to other point, that is called 1 volt. ये भी 1, ये भी 1. When 1 joule work is done, 1 joule work is done to bring charge of 1 coulomb, ये भी 1 है, 1 coulomb charge, 1 coulomb from one point to other point, that is called potential difference. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये होता है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी। अच्छा जी, अब देखो क्या कोई और भी चीज होती है? देखिए यहां मैंने लिखा रिक्वायरमेंट, करंट को चलाने की रिक्वायरमेंट क्या है? वो है पोटेंशियल। करंट को रोकता कौन है? अपोजिशन। करंट को कौन पकड़ के खींच रहा है? वो है रेजिस्टेंस। कौन रोकता है उसे? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस करंट को रोकता है। अब कहां से आता है ये रेजिस्टेंस? कहां है ये रेजिस्टेंस? एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, आपको कुछ टर्म्स बताती हूँ। कंडक्टर, इंसुलेटर होता है, कंडक्टर होता है। तो कंडक्टर मतलब क्या? जो कंडक्ट करता है, जिसमें से करंट फ्लो करता है। इंसुलेटर क्या? इंसुलेटर क्या? जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है, जिसकी हाई रेजिस्टेंस होती है उसे बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है एंड जिसमें से करंट का फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद एक और चीज होती है रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस मतलब इंसुलेटर होगा जिसकी इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, उसमें तो होगा ही नहीं, करंट जाएगा ही नहीं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है अपोज करना, अपोज करना। तो कंडक्टर अगर कोई है तो कंडक्टर के अंदर भी रेजिस्टेंस है। एक टर्म होती है रेजिस्टर्स, उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है, इनफाइनाइट नहीं होती, इनफाइनाइट नहीं होती। तो रेजिस्टर्स क्या होते हैं? जिनकी रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा होती है बट इंसुलेटर से कम होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट के अंदर या किसी भी वायर के अंदर क्या रेजिस्टेंस होता है? किसी भी कंडक्टिंग वायर के अंदर बिल्कुल होता है। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकने का काम करता है। अब हम यहीं से एक चीज और उठा के लाने वाले हैं। ये रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कहां से आया? यहां से आपको एक चीज और बताते हैं जो इसमें मिस हो गई। वो क्या है? वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, वो लॉ इसी करंट का है, वो इन दोनों के, इसकी वजह से हमारे पास आया। ठीक है, ओम्स लॉ आप समझिए। व्हाट इज ओम्स लॉ? व्हेन मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे देखिए आपके पास एक वो है कंडक्टर है, उस कंडक्टर में आपको आई करंट फ्लो कराना है। ठीक है, अब एक ध्यान रखना है, जिस भी कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं उसकी एनवायरमेंटल कंडीशन कांस्टेंट रखनी है। फॉर एग्जांपल हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर, conducting wire is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor. ठीक है, current flowing through the wire is directly proportional to potential difference across the ends of the conductor. तो यहां से आप इसको ये भी लिख सकते हैं V proportional to I या V is equal to RI. ठीक है, V is equal to RI, तो R, यही R हमारा उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है।
ठीक है बच्चों, यही R क्या है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। V अपॉन आई, V की यूनिट क्या होती है वोल्ट और I की यूनिट होती है एम्पियर। तो इसको आप लिख सकते हैं वोल्ट एम्पियर इनवर्स। वोल्ट एम्पियर इनवर्स, इसका स्टैंडर्ड सिंबल है ओम। एक्चुअली इसकी स्टैंडर्ड यूनिट लिखिए पहले, स्टैंडर्ड यूनिट है इसकी OHM एंड इसका सिंबल होता है ओम। ओम इज अ सिंबल ऑफ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस एंड दिस इज अ सिंबल ऑफ ओम। ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, चलिए बच्चों, अब R हमें मिल गया। R हम आप डिफाइन भी कर सकते हो, इट इज व्हाट, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो ये आपके पास क्या हुआ, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, चलिए अब हमारा ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ये हम ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेक्चर्स के लिंक फिर से गिवन है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, तो आई जस्ट मेंशन्ड ईच एंड एवरी लिंक। किसी भी जो भी हमारे पास लिंक है उसके साथ हर उसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो चीज़ मेंशन की हुई है। ठीक है ना, तो आप लोग आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देखिएगा, कोई दिक्कत आए तो उस लेक्चर के लिंक को उसको खोलिएगा और उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेटा हमारा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, और साथ में ये टेम्परेचर पे और मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैथमेटिकली अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो R हमारा प्रोपोर्शनल हुआ L अपॉन A के, तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो रो L ओवर A। व्हाट इज रो इज रेजिस्टिविटी जो कि डिपेंड करती है मटेरियल पे। किस पर डिपेंड करती है बच्चों? मटेरियल पर। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है कि एक वायर है, उसको तोड़ करके उसके दो टुकड़े कर दिए, मतलब मान लीजिए वो L लेंथ की वायर है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, एक L लेंथ की वायर है, उसको तोड़ करके दो टुकड़े कर दिए, L/2 हो गया, राइट? इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर? नो, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस चीज को ध्यान रखिए, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टिविटी जो होती है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है। वायर को काटो पीटो जो मर्जी करो, मटेरियल अगर सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का देखो आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी की यूनिट देखिए, समझते हैं यहाँ से हम, रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। तो R की होती है ओम, A की होती है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, यूनिट सबकी याद होनी चाहिए, ध्यान रखें, ओम मीटर इज अ यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, और रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास ये दोनों की वैल्यू यूनिट हो, मीन्स resistivity of any material is equal to the resistance of that wire when current is flowing through what, कहाँ से, या हम कहें द लेंथ ऑफ द करंट, नहीं करंट की हम यहाँ बात नहीं करें, हम डायरेक्ट बात करते हैं when that the length of the conductor and the cross sectional area of the wire is unity। अगर ये दोनों की वैल्यू यूनिट हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये चीज दिमाग में बैठाए। ओके जी, चलिए अब हम बात करते हैं, ये बात हो गई रेजिस्टेंस की, रेजिस्टिविटी की, ओम्स लॉ की, रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ से ये टर्म आती है, ये चीज़ें हमें सारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब बेटा इसके ऊपर एक चीज़ और ध्यान से आप सुनिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ये फॉर्मूला दिमाग में अच्छे से घुसा लो। बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, उसके बाद अब हमारे पास रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है दिस इज द रेजिस्टेंस का सिंबल। ओके, दिस इज व्हाट रेजिस्टेंस का सिंबल है, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस को सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, इसी के आगे एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा देंगे तो ये हो गया सीरीज। एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा है, ठीक है, इसके सामने एक रेजिस्टेंस और लगा दीजिए, इसकी दोनों टांगे जो हैं उसके साथ जोड़ दीजिए। ठीक है, जो दोनों लेग्स हैं इसकी, इधर वाली वायर इसके साथ जोड़ देंगे तो ये दोनों हो गए पैरेलल में। या पैरेलल में दिखाने का आप साफ सुथरा सा तरीका देखिए, ये हो गया, ये हुआ
और ये हुआ, ये हमारे पास क्या हो गए, रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। ठीक है, तो सीरीज में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, पैरेलल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। सीरीज में देखो सीधा सीधा ऐड हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, इसमें इन्वर्ट हो रहे हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर हो गई बात? इसमें एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन आज होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हैं तो आपका बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपके क्लियर होते जा रहे हैं आपके। ठीक है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या ले लें? क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए ये मैंने एक सर्किट बनाया, इसका सीरीज पैरेलल समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए आप सोच रहे हैं पता नहीं क्या कर दिया इस सर्किट का। देखिए बहुत सिंपल है, सपोज ये एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है। सबसे पहले ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। ये दोनों भी देखो यहाँ से, देखिए इसकी टांगें दोनों जुड़ी है ना इसके साथ यहाँ से, तो ये दोनों क्या है? पैरेलल में। तो पहले हम इसकी बात करें तो ये क्या हुआ? 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो हाफ प्लस हाफ, आंसर इज 1। रेजिस्टेंस इन दोनों का ओवरऑल सॉल्व होके क्या आ गया? आंसर 1 आ गया। अब जो नया रेजिस्टेंस मुझे यहाँ मिला उसकी वैल्यू कितनी है? 1 ओम। ऐसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उसका आंसर भी क्या आएगा? 1 ओम आएगा। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? 1 ओम। चलिए अब बताइए, क्या इनके साथ, इन दोनों रेजिस्टेंस के साथ अब कुछ और जुड़ा है? नहीं। ये देखिए, एक रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हों या वही रेजिस्टेंस ऐसे जुड़े हों, ये दोनों क्या हैं? सीरीज में है। ठीक है, सीरीज में है तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में। चलिए इनको सॉल्व करिए। 1 + 1 आंसर इज 2। चलिए जी, आंसर सॉल्व होके क्या आ गया? 2 आ गया। 2 ओम। ये भी मान लीजिए 2 ओम है, ये भी मान लीजिए 2 ओम है। ठीक है, अब बताइए ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल में। तो क्या करोगे? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। जो आंसर आएगा वो हमें एक रेजिस्टेंस देगा, वो हमें एक रेजिस्टेंस देगा। अब बताइए ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। सॉरी, यहाँ पर एक बैटरी लगानी थी हमें। फिर से बनाते हैं इसको। ये एक बैटरी लगाई। ठीक है, यहाँ पर सपोज हम इसको 10 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये क्या हुआ? मान लीजिए ये आपके पास 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 करके आपका आंसर आया। इसकी वैल्यू है सपोज 2 ओम, इसकी वैल्यू भी है 2 ओम। तीनों को सीरीज में ऐड करो। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अगर करंट पूछा हो तो टोटल आप करंट भी निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास सॉल्व होकर के, एंड वोल्टेज आपके पास है 10 वोल्ट और V इज इक्वल टू RI लगाइए और यहां से I की वैल्यू निकालिए। ठीक है, सिमिलरली एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज आपके पास ये एक बैटरी लगी है एंड इसके साथ ये 3 रेजिस्टेंस हैं। बताइए कौन सीरीज कौन पैरेलल? ये दोनों पैरेलल। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सपोज 2 ओम 2 ओम, दोनों को सॉल्व किया। 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो हटाइए इन दोनों को और इन दोनों की जगह पर एक रेजिस्टेंस लगाइए। आंसर उसका क्या है? 1 ओम है। मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2 ओम, तो ये दोनों देखो कहीं से और कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए? सीरीज में। सीरीज में हो गए तो 2 + 1 इज 3, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन और प्लस इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में करंट बताइए, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, कितनी वोल्टेज इसमें से वोल्टेज का ड्रॉप किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना है, वो आपको डिपेंड देखते हुए लेना है। बहुत सारे क्वेश्चंस पहले भी कराए गए थे, तो पीछे रेजिस्टेंस वाला जहाँ टॉपिक कराया गया वहाँ पर आप उसको देखिए। और रेजिस्टेंस, स्पेशली आप रेजिस्टेंस वाला जो है लेक्चर एक बार उसको देखिएगा, उसमें एक क्वेश्चन कराया बहुत अच्छा सा क्वेश्चन। उसमें
एक सर्किट में हर एक चीज एक्सप्लेन की हुई है, हर एक चीज। तो आप उसको देखिएगा अच्छे से, और कोई डाउट आएगा तो आए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, एम्पियर क्या है, ओम्स लॉ हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है जो हमारे करंट को फ्लो को दिखाता है। अब ये देखिए व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट। व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट? हीटिंग इफेक्ट क्या होता है भाई? करंट जब किसी वायर में से फ्लो करे तो हम देखते हैं, करंट जब किसी वायर में से फ्लो करता है तो हम देखते हैं कि वो वायर हल्की सी गर्म हो गई है। उसके इसी चीज को हम काम में लेते हैं, क्या, कहां पर, एप्लीकेशंस बताते हैं इसकी। हीटिंग इफेक्ट हमारे पास, हीटिंग इफेक्ट के लिए पहले आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करा दें आपको, बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन आप उसमें देख लेना लेक्चर में। जो हमारा H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT हमें फॉर्मूला मिलता है। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा हीट होगी, राइट। क्लियर हो गया ना। तो ये दोनों जो हमारे फैक्टर हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आप ये देखिए ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है। इसके लिए जो हम मटेरियल्स लेते हैं दैट आर अलॉयज, ठीक है, अलॉयज। अलॉयज में कौन सा अलॉय? नाइक्रोम लेते हैं इसमें हम, कॉन्स्टेंटन लेते हैं, कॉन्स्टेंटन, एंड देन वी हैव मैंगनीन, मैंगनीन, ठीक है। तो ये हमारे अलॉयज हैं जो हम हीटिंग एलिमेंट के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अलॉयज को यूज किया जाता है। एक तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? रेजिस्टिविटी, इसलिए अलॉय को यूज करते हैं। दूसरी चीज क्या है? वो ऑक्सीडाइज नहीं होते एयर के कांटेक्ट में आने से। अगर वो ऑक्सीडाइज नहीं होते तो मतलब उनका कोरोजन नहीं होगा, कोरोड नहीं होंगे। अगर कोरोजन नहीं होगा मतलब उन पर जंग नहीं लगेगा, कोई वो चीजें, उनकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। तो अलॉयज का हम यूज क्यों करते हैं? क्लियर हो गया, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी, दिस इज मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्चुअली, है ना, बिकॉज ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। और ऑक्सीडेशन वाला भी दिमाग में रखना। और एक चीज और है कि हीटिंग में अगर मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक आयरन है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है एंड उसका ये कोड है भाई, ठीक है, ये हमारे पास उसका कोड है। अच्छा, क्वेश्चन सुनिए कि हमारे इस पास इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर हीटिंग एलिमेंट लगा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जब करंट इसी वायर से आ रहा है, करंट इसी वायर से आ रहा है, जब करंट ज्यादा तो हीट ज्यादा ना, करंट ज्यादा तो हीट ज्यादा, करंट अगर ज्यादा है तो ये वायर हमारा हीट क्यों नहीं होता? वाई दिस वायर इज नॉट हीट अप एट दैट मच एक्सटेंट। थोड़ा बहुत गर्म होता है बट हम उसके ऊपर इंसुलेशन कवर होता है तो हमें गर्म समझ में नहीं आता, वो लगता नहीं हमें कि गर्म है, ठीक है, बट हमारा ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। ये क्यों गर्म हो जाता है? फिर से इसका आंसर सुनिए। ये इसलिए गर्म होता है बिकॉज इसका जो इसमें मटीरियल यूज हुआ है वो नाइक्रोम या फिर इनमें से कोई भी अलॉय होगा। तो अगर वो अलॉय यूज हुआ है तो उसके लिए रेजिस्टिविटी, उसका रेजिस्टेंस हमारा बहुत ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, ये हमारा हीट नहीं होता है। बात समझ में? जितना हीट होता है तो वो हमारा इंसुलेशन उसको कवर कर लेता है, हमें वो हीट नहीं लगती है। क्लियर हो गई ये चीज? ओके, नाउ हीटिंग इफेक्ट क्लियर हो गया, उसकी चीजें हमने देख ली। साथ साथ में इलेक्ट्रिक फ्यूज में ये हीटिंग इफेक्ट का बहुत बड़ा रोल है, इलेक्ट्रिक फ्यूज में और इलेक्ट्रिक बल्ब में। पूरा लेक्चर के अंदर पूरी चीजें, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एक लेक्चर है, बहुत छोटा सा लेक्चर है, आप एक बार जाके देखिएगा, उसमें हर चीज बिल्कुल पूरी डिटेल में समझाई हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज में कैसे यूज होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन नाम का एक फिलामेंट यूज होता है, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस यूज होती है। नाइक्रोम जो हमने लिया, नाइक्रोम एक अलॉय है, नाइक्रोम के अंदर इस अलॉय में क्या क्या चीजें मिक्स होती हैं, जैसे इसके निकल है, क्रोमियम है, तो हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं, इनका क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, ये अलॉय कैसे बनते हैं, ये सब डिस्क्रिप्शन उस लेक्चर के अंदर गिवन है। ये बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, अब हम यहां पर बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर रिप्रेजेंट करेंगे इसको, क्या रिप्रेजेंट करेंगे इसको? P से, कैपिटल P से, ठीक है, रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम कैपिटल P से। एंड ये होता क्या है? दैट इज हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटिंग पर यूनिट टाइम, हाउ मच वर्क इज डन बाय द करंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम या वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसका जो या रेट ऑफ डूइंग वर्क को भी पावर बोल देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे जूल पर सेकेंड, एंड इसकी स्टैंडर्ड यूनिट जो होती है वो होती है वॉट,
ठीक है। और किलोवाट के नाम से भी आप इसको सुनते होंगे, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10⁻³ वॉट, या फिर 1000 वॉट, 1000 वॉट। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब पावर हो गया, ठीक है। और भी हमारे पास इसमें कुछ था, और भी कुछ चीजें हैं इसमें। यस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन होता है वो हम कैसे निकालते हैं, ये डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देख रहे हैं, अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेशन निकालना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, खर्च हुई, तो इसको हम कैसे निकालेंगे? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो कमर्शियली जो हम इसकी यूनिट यूज करते हैं वो पावर के लिए हम किलोवाट यूज करते हैं, किलोवाट, और टाइम के लिए जो हम यूज करेंगे आर यूज करेंगे कमर्शियली। तो हमारे पास एनर्जी डिसिपेशन के लिए जो हमारी यूनिट आ जाएगी वो आएगी किलोवाट आर। ठीक है, लेकिन आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि एनर्जी को तो हम जूल में लेते हैं, तो यहाँ पे किलोवाट आर कैसे आ गया? अगर किलोवाट आर है तो हम उसको जूल में कैसे निकालेंगे? बिल्कुल बहुत ईजी है बच्चों निकालना। अभी देखिए, आपको बता रही हूँ कि 1 किलोवाट आर को आपको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट में कितने वाट हो गए भाई? 1000 वाट। और 1 आर में कितने सेकंड हो गए? 1 आर में सेकंड हो गए 3600 सेकंड। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, तो 36 इंटू 10⁵ वॉट सेकंड। ओके, अच्छा जी, जो वॉट सेकंड होता है ये जूल को रिप्रेजेंट करता है। जो वॉट, देखिए हमारे पास क्या होता है, इसका हुआ जूल पर सेकेंड, और पावर की स्टैंडर्ड यूनिट होती है वॉट, तो वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल। पावर की वॉट इंटू सेकेंड, तो वॉट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू जूल। तो आप इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵, या फिर इसको एक पॉइंट की फॉर्म में डालना चाहें तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये किसके इक्वल होगा? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया, एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पूरे चैप्टर का मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, अच्छा यहां पर एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट बता दूं, यहां पर जो एनर्जी कंजम्पशन की जब हम बात करते हैं, ये एनर्जी कंजम्पशन कहां पर यूज होता है किलोवाट आर? ये आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहां पर आप ये देखिए, हम बोलते हैं हमारे घर में 50 यूनिट यूज हुई, इस महीने का खर्चा 50 यूनिट हुआ, मतलब इस महीने हमने 50 यूनिट कंज्यूम कर ली। 50 यूनिट का मतलब 50 किलोवाट आर, 50 किलोवाट आर, दैट इज 3.6 इंटू 10⁶ इंटू 50, इतनी जूल एनर्जी हमने कंज्यूम कर ली। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए आपको हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड रेट हमारी सिटी के अंदर, स्टैंडर्ड रेट सपोज 7 रुपीज है, 7 रुपीज पर यूनिट, मतलब 1 किलोवाट आर अगर हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे, हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज से हम एनर्जी को कंज्यूम कराएंगे, तो हमारा बिजली का बिल आएगा 7 रुपीज 1 किलोवाट पे। ठीक है, तो अब हमारे पास सपोज हमने 50 यूनिट कंज्यूम कर ली, तो आप इसको देख सकते हैं, तो 50 अगर 50 यूनिट कंज्यूम की, 1 यूनिट का 7 रुपए है, तो कितना हो गया? 50 इंटू 7, 350 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा कंजम्पशन रेट, कितना हमने कंज्यूम किया और उसके लिए हमारा कितना बिल आने वाला है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसका पैसा कैसे निकालोगे, ये वो तरीका हो गया। ठीक है, सॉरी, तो समझ में आ गया सभी को अच्छे से? कोई दिक्कत किसी को? आई डोंट थिंक कि यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। और हमने पूरा का पूरा चैप्टर, समझ लीजिए इस फ्लो चार्ट के जरिए हमने एक पूरा चैप्टर डिस्क्रिप्शन कर दिया। ठीक है ना, तो आई डोंट थिंक कि कोई दिक्कत है। अगर फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो यू जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज आपको बता दें, इस चैप्टर के अंदर आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले यूनिट ऑफ ईच एंड एवरी फिजिकल क्वांटिटी, हर एक, जैसे वोल्टेज की क्या है, करंट की क्या है। अच्छा एक चीज आपको बताने रह गया, दैट वोल्ट मीटर, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, और वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। ठीक है, भूलना नहीं। और पैरेलल में क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है। इस चीज को दिमाग में बैठाइए। ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्शन आपका जो इस चैप्टर का होगा वो सभी लेक्चर्स में गिवन है। ओके, चलिए अब सबसे पहले आपको क्या करनी है, इनकी सबकी यूनिट्स। दूसरा, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन रेजिस्टेंस, ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए। अब रेजिस्टेंस में फॉर्मूला कोई भी हो सकता है, रेजिस्टेंस पे क्वेश्चन यहां से भी आता है, आपको बता दें। अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था रेजिस्टिविटी वाला, R इज इक्वल टू रो L बाय A, इससे भी आता है।
और जो सीरीज पैरेलल वाले फॉर्मूलाज हैं उनसे भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कोई सर्किट डायग्राम वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर हमारा न्यूमेरिकल आता है हीटिंग इफेक्ट वाले से, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, या हमारा न्यूमेरिकल आएगा इलेक्ट्रिकल पावर से, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। अच्छा, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है, और P के और भी फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों, चलो ये भी बता दें एक बार चलते चलते। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी है ना, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, और अभी मैंने आपको पोटेंशियल का फॉर्मूला बताया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू अपॉन टी, एंड Q बाई टी क्या होता है भाई, I, तो P का एक फॉर्मूला ये भी होता है, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। क्या P का कोई और फॉर्मूला भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, तो फॉर्मूला बना P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, एक फॉर्मूला ये भी बन गया। और भी क्या फॉर्मूला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, I को क्या लिख सकते हैं, I को V इज इक्वल टू आर आई होता है, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर हो गया ना ओम्स लॉ से, तो I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैंसिल हुआ, आपके पास फॉर्मूला आ गया V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो हमारे पास कितने फॉर्मूलाज हो गए भाई पावर के? पावर के हमारे फॉर्मूलाज हो गए, एक तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, एक हो गया P इज इक्वल टू वी आई, एक हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और एक हो गया P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। तो ये चारों हमारे पावर के फॉर्मूलाज हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर हो गया? पूरा चैप्टर समझ में आ गया सभी को? ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस डे, ओके, एंड practice, 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 that will make you perfect. Okay, without practice you cannot attempt a single question in your exam, I'm telling you. तो practice जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप लोग के लिए अच्छा है। अभी तो बहुत बहुत टाइम है बोर्ड एग्जाम आने में, बहुत मंथ बाकी है, राइट? एंड डोंट वरी, lot of time you have, just do more and more practice for this particular chapter, you will get, definitely you will get good marks, okay, and good knowledge also by these lectures. Okay, bye bye my dear student, take care.